चिराग पासवान जी कहाँ से प्रासंगिक आपको दिखाई दे रहे हैं आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में? जी। मुझे तो कहीं से नहीं लगता है। और रही बात आप जिस राज्यसभा सीट की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके राज्यसभा सीट वाला चैप्टर तो क्लोज कर दिया। जी। और अब तो ये क्लियर है कि अब हमारे नेता बाकायदा लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली साहब हैं। मयंक मौली साहब से बिहार के कई मौजूद सवालों पर बातचीत होगी, लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत मौली साहब हम यहाँ से करेंगे। लगता नहीं देर हो रही है, सीट बंटवारे पर कोई कुछ बताने की स्थिति में आप लोग अब तक नहीं हैं। बस सेटिंग गेटिंग कितनी सीटों पर लड़ेंगे? चिराग पासवान का दावा 6 सीटों पर रहा है, राज्यसभा की सीट पर रहा है। आपके हिस्से में क्या आएगा? नीतीश कुमार को 17 सीटें चाहिए, 16 सीटें चाहिए। देखिए, पहले ही आपको बताया था कि हर चीज का एक समय, निहित समय है और एक उसकी प्रक्रिया है। जो 17वीं लोकसभा का कहिए अंत हो गया, एक ग्लोरियस अंत हमने देखा कि भाई जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का भी भाषण के बाद से बिहार में अभी कल ही परसों जो कहिए जो खेला चल रहा था, जो फ्लोर टेस्ट अभी कल खत्म हुआ है, अब एक तरीके का कहिए कि एक माकूल माहौल है, उसमें बैठ करके बातें हो जाएंगी। बहरहाल इस दौरान आपने देखा होगा कि हमारे नेता और हमारे सभी सांसद जो हैं, उन्होंने जाकर के हमारे घटक दल के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, आधे घंटे की लगभग मुलाकात की। सीट शेयरिंग पे अनौपचारिक चर्चा और हमारी मांगों का जिक्र वहां ऑलरेडी किया जा चुका है। जब सर्वदलीय कहिए जब बैठक बैठेगी एनडीए के घटक दलों की, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है, जिसमें क्या माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जदयू के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अब वो फ्री हो गए हैं, तो अब एक इस महीने के अंत होते होते या इस महीने के कई एक आध हफ्ते के अंदर उन चीजों पे बातें क्लियर हो जाएंगी। तो उसको लेके उहापोह की स्थिति क्यों बनी हुई है, काहे का दिक्कत है, क्यों बने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वही है कि समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए, समय बहुत निकट है। अब समय बहुत निकट है, लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान ये दावा करते रहे हैं कि राज्यसभा की सीट चाहिए, 6 सीटें चाहिए उनकी पार्टी की तरफ से। किसकी बात आप लगे मुझे छेड़ देते हैं बार बार। चिराग पासवान जी कहाँ से प्रासंगिक आपको दिखाई दे रहे हैं आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में? मुझे तो कहीं से नहीं लगता है। और रही बात आप जिस राज्यसभा सीट की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके राज्यसभा सीट वाला चैप्टर तो क्लोज कर दिया। परसों भारतीय जनता पार्टी ने उन 2 सीटों पे अपने उम्मीदवार तो उतार दिए। लगे हाथों यूपी के भी उतर गए, लगे हाथों और भी राज्यों के जहां जहां थे भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया। तो अब ये क्या मंगल ग्रह पे इनको राज्यसभा की सीट मिलेगी या कहाँ मिलेगी, मैं तो नहीं जानता किस राज्यसभा सीट की बात कर रहे हैं। तो रही बात जिस चीज का हम लोग बार बार जिक्र करते थे कि बार बार इनके तरफ से एक अनर्गल दावे आते थे कि हमारे नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो यहाँ भेजा जाएगा। अब तो आपको लग गया ना भैया कि वो जो दावे थे वो कभी उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। और अब तो ये क्लियर है कि अब हमारे नेता बाकायदा लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। उनके दावे हमेशा की तरह खोखले साबित हुए, जो हम लोग हमेशा से कहते आ रहे थे। वक्त आने दीजिए, अभी हाजीपुर में भी संशय आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। वक्त आने दीजिए, हाजीपुर पर संशय क्लियर हो जाएगा। एक सवाल यह है कि जमुई सीट को लेकर आप लोग सवाल उठाते रहे हैं कि चिराग पासवान आखिर जमुई क्यों छोड़ रहे हैं। जमुई सीट को लेकर चिराग पासवान का एक बयान हम सुने, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जमुई का बहुत आभार। ऐसा लग रहा था कोई विदाई भाषण हो। उन्होंने कहा कि जमुई ने मुझे पहचान दी है, देश भर में पहचान दी है, मैं कहीं जाता हूं तो जमुई के नाम से मेरी पहचान है, और मेरी पार्टी क्या फैसला लेती है नहीं लेती है। क्या चिराग पासवान जमुई छोड़ रहे हैं, यह भी सवाल है। इसीलिए जमुई छोड़ के भाग रहे हैं कि वहां से जमुई से मुझे पहचान मिली है। अब जो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी जो फैसला करेगी, तो आपकी पार्टी में फैसला करता कौन है? आपका ऑटोक्रेटिक सब वो है, आप खुद एक तानाशाह की तरह बर्ताव करते हैं। ये तो वही हो गया जैसे कि चिराग पासवान जी से पूछ के बताएंगे कि चिराग पासवान जी जो है वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, फिर चिराग पासवान जी बताएंगे कि पार्टी ने उनको क्या फैसला लिया है, तब चिराग पासवान जी अपनी पार्टी को बताएंगे कि चिराग पासवान जी को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये सारी बातें बस बातें घुमाने की बात है। असल मुद्दा ये है कि उन्हें अब लग रहा है डर। जो 17वीं लोकसभा में उन्होंने जो आखिरी दिन की जो तस्वीरें डाली है ना कि बड़े सुनहरी यादों के साथ खत्म हुआ मेरा 17वीं लोकसभा का सफर, तो अंदेशा ये है कि कहीं शायद ये उनका आखिरी लोकसभा ना हो और इस बार घर बैठने की नौबत आ पाए। तो घर बैठ के मुझे लगता है कि किंचित वो अपने कथित जो संकल्प यात्रा और फलाना यात्राएं जो निकलती हैं, प्रायोजित कार्यक्रम जो होते हैं, उन पर विशेष ध्यान दे पाएंगे और यहाँ से लेकर मंगल ग्रह तक अच्छा संगठन बना पाएंगे। लेकिन सवाल यह भी है मयंक मौली साहब कि सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला वाकई होगा जब नीतीश कुमार साथ आ गए हैं? काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नीतीश कुमार जी के आने के बाद से हमारे गठबंधन को बल मिला है। आप भी देख पा रहे हैं, कल इन्हीं के चिराग पासवान जी के जो छोटे भाई साहब हैं,
जी उनके भी जो दावे हकीकत बड़े थे कि खेला होगा खेला होगा खेला होगा, कल क्या खेला हुआ आपने भी देख ही लिया। जी अक्सर वही होता है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। तो ये बात जितनी जल्दी चिराग पासवान जी, तेजस्वी यादव जी और जितनी जल्दी राहुल गांधी जी समझ लें, जी तो इन तीनों कथित युवराजों के लिए बेहतर होगा कि युवराज वाली जो जिंदगी और मेंटोस जिंदगी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो युवराज वाली जिंदगी और मेंटोस जिंदगी जो होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।